हेलो, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो इसमें हम लोग हमारा पहला प्रोग्राम जो है जावा का वो लिखने वाले हैं, मतलब है टाइप करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज की जाती है। अब ये होती क्या है? तो देखो, प्रोग्राम दो तरीकों से लिखे जाते हैं। एक तो प्रोग्राम में क्या हो रहा है इसलिए, दूसरा कि इस प्रोग्राम से किसे फर्क पड़ेगा इस वजह से। तो जो पहला तरीका है वो होता है प्रोसेस ओरिएंटेड मॉडल, जिसमें हम काफी लीनियर स्टेप्स में कोड लिखा करते हैं। इसी का कॉम्प्लेक्स वर्जन होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, जिसमें हम लोग प्रोग्राम को डेटा के अराउंड ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स का क्रिएशन करते हैं, और एक वेल डिफाइंड इंटरफेस भी उस डेटा के लिए बनाएंगे। इसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कई सारे फीचर्स भी होते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, और बस ये सब फीचर्स हम लोग धीरे धीरे इस पूरे कोर्स में सीखेंगे। अच्छा, फाइल में जाइए, न्यू, और क्लास को सिलेक्ट कीजिए। क्लास में नेम दीजिए क्लास का, जैसे मैंने दे दिया example1। इसे पब्लिक ही रखिए और यहाँ पे भी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को आप सिलेक्ट कर दीजिए और फिनिश। तो देखिए हमारा यहाँ एक क्लास दिखाई दे रहा है ना। अब इसमें अगर हम अपना पहला कोड लिखे तो देखो ऐसे लिखेंगे, system.out.println, और फिर इसी को आखिर में एक इन्वर्टेड सेमीकोलन, और फिर इसे रन करते हैं। तो देखते हैं, ये देखिए आउटपुट में हमें दिखाई दे रहा है कि दिस इज अ सिंपल जावा प्रोग्राम। ये हमारा रन हो चुका है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब हम लोग एक एक करके समझेंगे कि इसमें क्या लिखा गया है और क्यों ये सब लिखा गया है। तो यहाँ सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है पब्लिक क्लास और example1, ये लिखा गया है। तो क्लास जो है वो एक कीवर्ड है। कीवर्ड यानी कि ऐसे शब्द जो इस जावा लैंग्वेज में ऑलरेडी डिफाइंड किए होते हैं। तो क्लास ऐसे कीवर्ड है, और जो example1 हमने यहाँ लिखा है वो आइडेंटिफायर है, जो इस क्लास का नाम, यानी कि क्लास और क्लास का नाम हमने दिया है example1। सारे जो क्लासेस है वो इस कर्ली ब्रैकेट से हमेशा ओपन होंगी और इसी के अंदर प्रोग्राम लिखा जाएगा। इसी क्लासेस की वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अब इसके बाद अगली लाइन में लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग, तो आर्ग्यूमेंट्स, ARGS का मतलब है आर्ग्यूमेंट्स। तो इस लाइन का क्या मतलब होगा? देखो, पब्लिक कीवर्ड है, उसे एक्सेस स्पेसिफायर कहा जाता है, जो प्रोग्रामर को क्लास मेंबर्स की विजिबिलिटी को कंट्रोल करने की परमिशन देता है। जैसे अगर अब मैंने यहाँ पब्लिक लिख दिया तो इसका ये अर्थ होगा कि हम लोग इस प्रोग्राम को इस क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। अब इसी पब्लिक का अपोजिट होता है प्राइवेट, जिसका मतलब है कि हम लोग सिर्फ क्लास के अंदर ही प्रोग्राम को एक्सेस कर पाएंगे। तो जो मेन है उसे हम पब्लिक के अंदर डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हमें कोड प्रोग्राम के बाहर भी स्टार्ट करना है। अब जो स्टैटिक है वो इस मेन फंक्शन को कॉल करने में हेल्प करता है।
और फाइनली मेन जो होता है वो एक जावा वर्चुअल मशीन से कॉल किया जाता है और ये किसी भी ऑब्जेक्ट बनाने से पहले किया जाता है। अब आता है वॉइड। वॉइड का सिंपल मतलब यह है कि हमें कोई रिटर्न टाइप नहीं मिलेगा। हाँ, मुझे पता है थोड़ा सा ये कंफ्यूजन आप सबको लग सकता है, पर सह लेंगे थोड़ा सा, कोई टेंशन लेने की ही जरूरत नहीं है ना यार। फिकर नॉट, धीरे धीरे हौले हौले आपको समझ आ जाएगा। एक और चीज याद रखिए कि जावा जो है वो केस सेंसिटिव है, तो अपर केस या लोअर केस में लिखने से पहले सोचना कि इसका कोई मीनिंग होगा या नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे अगर यहाँ देखिए मेन और मेन में फर्क होता है, हम लोग ये सेम नहीं मानकर चल सकते। अब हाँ, यहाँ जो मैंने किया है डबल स्लैश, इसका मतलब है कि मैंने यहाँ कमेंट लिखा है। कमेंट क्या होता है कि वो प्रोग्राम में इग्नोर किए जाने वाले लाइंस है। तो यहाँ पे अगर मैंने ये कमेंट कर दिया और इसे ही रन किया तो देखो कोई फर्क नहीं आएगा आउटपुट में। ये जो मैंने लिखा है वो सिंगल लाइन कमेंट है। अगर मुझे मल्टी लाइन कमेंट यानी कई सारी लाइंस पे कमेंट लिखना है तो मैं सिंपली ऐसे लिखूंगा। और फिर इसे बस रन करके देखें तो देखो ऐसे होता है सिंगल और मल्टी लाइन कमेंट्स। अब इस मेन के अंदर हम देख सकते हैं कि स्ट्रिंग दिया गया है। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग जो है, देखिए यहाँ पे आप नीचे पढ़ सकते हो, स्ट्रिंग क्लास रिप्रेजेंट कैरेक्टर स्ट्रिंग्स। इसका मतलब है हम लोग इसके अंदर कैरेक्टर्स लिख सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं, और आर्ग्यूमेंट्स। तो ये स्ट्रिंग जो है वो एक पैरामीटर आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर करता है जो एक अरे है, इंस्टेंस ऑफ अ स्ट्रिंग का। अब अरे क्या होता है? अरे मतलब एक कलेक्शन होता है सेम डेटा टाइप्स। अरे देवा, रुको जरा, हम करेंगे, ये सब करेंगे, आप बस अभी बेसिक पे ध्यान दीजिए। तो स्ट्रिंग हमने देख लिया कि कैरेक्टर स्ट्रिंग्स को स्टोर करता है। आर्ग्यूमेंट जो है वो एक कमांड लाइन को रिसीव करेगा जो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट किया जाता है। हम आगे के जो भी प्रोग्राम लिखेंगे वो इसे करके दिखाने वाला है। और ये फाइनली जो हमने लाइन लिखी है system.out.println, इसका मतलब है ये एक सिंटैक्स है जिसमें हम लोग ये कमांड रन करने पे हमें ये आउटपुट वैसे दिखाई देता है। ठीक है, यही था हमारा सबसे पहला प्रोग्राम। कंग्रेचुलेशन, आपका सक्सेसफुली ये रन हो चुका है पहला प्रोग्राम। ऐसे ही आप हजारों प्रोग्राम अब लिखोगे, उसमें से आपका पहला वाला हो चुका है। शाबाश। अब जल्दी से एक और प्रोग्राम हम लोग रन करके देखते हैं, टाइम वेस्ट क्यों करना। बात तो सही है। तो यहाँ ट्यूटोरियल में जाओ, न्यू, और एक और क्लास अगर आप बना दो, जैसे example2 ले लेते हैं और इसे एंटर कर दो, फिनिश। तो ये हमारा example2। इसमें देखो हम लोग एक वेरिएबल बनाने वाले हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसी चीज है, एक ऐसा डब्बा है जिसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हो। जैसे अब मैंने यहाँ लिखा इंट नम। अब ये भी याद रखिए कि आखिर में सेमीकोलन देना हर लाइन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर वो लाइन का जो कोड है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। अब यहाँ इंट जो लिखा गया है, इंट क्या है? इंट यानी एक डेटा टाइप। डेटा टाइप्स कौन से प्रकार के हो सकते हैं, ये देखो, इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, फुल, फ्लोट, डबल। जो है ये डेटा टाइप्स माने जाते हैं। डेटा टाइप यानी जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं वो कौन से टाइप का है। सिंपल शब्दों में यही होता है। जैसे नम जो है वो मुझे इंट
यानी इंटीजर चाहिए, यानी नम वेरिएबल में जो भी डेटा स्टोर होगा वो एक इंटीजर ही होगा। अगर कोई और जैसे कैरेक्टर या कोई डेसिमल नंबर या फिर बाकी और कुछ होगा तो वो एक एरर देगा। ये समझे आप? यहाँ पे भी मैं एक कमेंट डाल देता हूँ, दिस डिक्लेयर्स अ वेरिएबल नम। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नम को एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। जैसे यहाँ मैंने कर दिया नम इक्वल टू 100। तो नम का क्या वैल्यू है? 100। दिस assigns num, है ना। आगे हम लोग इससे प्रिंट करके दिखते हैं, तो वो आपको याद होगा कैसे करना है। This is num आपके में सेमीकोलन देना मत भूलो। और एक बार इसे रन करके देखते हैं। तो देखो दिस इज नम और हमारा 100 आ गया है। ये कैसे आया? तो आपको ये पता है कि इस स्टेटमेंट से ये लाइन दिस इज नम प्रिंट हो जाती है जो भी इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। और ये प्लस नम क्या है? प्लस नम यानी जो भी नम का वैल्यू है वो यहाँ पे दिखने लगेगा। नम का वैल्यू हमने क्या लिया था? 100, इसलिए ये 100 यहाँ पे उपस्थित है। इसी को थोड़ा और मजेदार बनाने के लिए देखो, अगर मैंने num इज इक्वल टू num इंटू 2 कर दिया, यानी कि अब जो num की नई वैल्यू है वो num की पुरानी वैल्यू इंटू 2 हो जाएगी। यानी हमें 200 देना चाहिए, है ना। देता है या नहीं? चलो देखो। से भी हम लोग प्रिंट करेंगे। और फिर नम। अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रन। और देखो द वैल्यू ऑफ num 2 is 200, दिस इज num 100। आ गया? आया मजा? आया? इतना सुकून आया ही होगा। अब ये जो है ये ऑपरेशंस आपको पता ही होंगे, यानी जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जैसे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये सब ऑपरेटर्स जो है वो आपको थोड़ा बहुत पहले ही पता होगा। यही मैंने यहाँ पे यूज किया है। एक और बात, यहाँ आप देख सकते हो मैंने प्रिंट ln यूज किया है। ln का ये मतलब है कि हम लोग नेक्स्ट लाइन पे भी इसे प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैंने एक ln हटा दिया जैसे यहाँ से और रन किया तो देखो अब वो सब एक ही लाइन में आ गया है क्योंकि यहाँ ln अब मौजूद है। तो ये भी एक और बात आप याद रख लीजिए। और ये था हमारा पहला और दूसरा प्रोग्राम। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा। इसी को आप और थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए और खुद के कुछ प्रोग्राम्स रन करके देखिए। जैसे आप अगला कोई डिवीजन या एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब ऑपरेटर्स के साथ भी करके देख सकते हो। ये सिंटैक्स भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि बाद में भूल ना जाओ। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। इंतजार रहेगा आपका।